बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान मुख्य पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में, जैसा कि कल हमने प्लेटो स्टार्ट किया था, प्लेटो के बारे में पढ़ा था कि प्लेटो ने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं, कौन सी प्रमुख रचना है उनकी, और उस रचना के अंतर्गत वो कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। प्लेटो की रचना से संबंधित प्लेटो की जो प्रमुख रचना है रिपब्लिक, जिसे कि कहा जाता है न्याय से संबंधित पुस्तक या रचना, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने जो राज्य है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया है और 3 वर्गों के हिसाब से उनके अलग अलग गुण भी बताए हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है। कहते किसे हैं न्याय? तो प्लेटो ने न्याय, जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो 3 वर्गों पर आधारित है। 3 वर्गों के आधार पर जो 3 गुण बताए हैं उनके आधार पर प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है। प्लेटो कहता है कि जब प्रत्येक वर्ग अपने अपने जो गुण हैं उनके हिसाब से अगर कार्य करता है और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। उसी के आधार पर हमने न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं भी पढ़ी थी कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करना, और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए वह एक दार्शनिक शासक की कल्पना भी करता है। हम फिर बात कर रहे थे कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं क्या होंगी, आलोचना या कमियां, क्या कमियां लगती है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में? आपको क्या कमी होगी? अब हम बात करते हैं कि क्या जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो ने क्या किया कि जो राज्य है उसको 3 वर्गों में बांट दिया है। क्या वास्तविकता में ऐसा किया जाना संभव है कि राज्य को आप 3 वर्गों में बांट सकते हो उनके गुणों के आधार पर? क्या व्यवहारिकता में प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसे लागू किया जा सकता है? तो ये संभव नहीं है। तो ये जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो अव्यवहारिकता। क्यों? क्योंकि व्यवहारिकता में इस प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी आलोचना, प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है क्या एकता स्थापित कर सकता है राज्य में? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने स्वयं ही जो राज्य है उसे 3 वर्गों में बांट दिया है। तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत राज्य में एकता के लिए खतरा है, राज्य में एकता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं ही राज्य का बंटवारा कर दिया, 3 भागों में बांट दिया है। फिर अगली आलोचना कि प्लेटो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर आघात करता है। प्लेटो कहता है कि जो वर्ग है उसका जो गुण है उसके हिसाब से उसने कार्यों का बंटवारा कर दिया और ये कहा कि प्रत्येक वर्ग को अपने वर्ग गुण या गुण के हिसाब से कार्य करना चाहिए, यानी व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है, उसकी स्वतंत्रता पर आघात करता है, उसे स्वतंत्रता नहीं देता कि वो दूसरे वर्ग के कार्य को कर सके, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करता है। अब अगली आलोचना क्या होगी? प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपने जो प्रत्येक वर्ग है उसे अपने गुण के हिसाब से कार्य करे, ठीक है। अब एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर रहा है, क्या उस कार्य को करने से व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है? तो ये संभव नहीं है। जब व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता रहता है तो उसका संपूर्ण विकास नहीं होता है। शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए उसे अन्य कार्य भी करने होते हैं। जब व्यक्ति सभी कार्य करे, शारीरिक भी कार्य भी करे, मानसिक कार्य भी करे, तभी उसका संपूर्ण विकास होता है। केवल एक ही कार्य को करने से एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं होता है। तो ये भी इसकी आलोचना होगी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, व्यक्ति का
संपूर्ण विकास संभव नहीं है, संपूर्ण विकास संभव नहीं है। फिर प्लेटो ये कहता है कि ये जो जो न्याय का सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है। क्या आप स्वयं ये डिसाइड कर सकते हैं, स्वयं ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत? किसी काम को करने के बाद तो आपको पता चलता है कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप ये स्वयं से डिसाइड नहीं कर सकते, स्वयं से निश्चित नहीं कर सकते हैं कि क्या आप केवल यही कार्य कर सकते हैं, दूसरा कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो नैतिकता के आधार पर भी ये अनैतिक सिद्धांत है, अनैतिक सिद्धांत। फिर इसकी आलोचना ये हो सकती है कि क्या प्लेटो का जो ये न्याय का सिद्धांत है उसे लागू कर सकते हैं हम? आधुनिक समय में क्या प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है? तो ये संभव नहीं है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो आधुनिक समय के हिसाब से सही नहीं है। ये केवल कल्पनाओं का ही आधार है। कल्पना है केवल प्लेटो की कि आप किसी भी राज्य को 3 वर्गों में बांट दो उनके गुणों के हिसाब से। पहली बात तो आप पता कैसे लगाओगे कि किस व्यक्ति में कैसा गुण है और वो व्यक्ति उस कार्य को ही कर सकता है, दूसरा कार्य वो नहीं कर पाएगा। और पूरे राज्य को आप केवल 3 वर्गों में बांट दो, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। यानी कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो वर्तमान समय में आधुनिक समय के लिए अनुपयुक्त है, आधुनिक समय के लिए अनुपयुक्त। अनुपयुक्त है। ये है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचनाएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ा। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ने से उसके विचारों पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार के विचार हैं, कि जो प्लेटो के न्याय के या अन्य जो सिद्धांत हैं वो किस तकनीकी पर आधारित है, कौन कौन सी पद्धतियाँ उन्होंने इन सिद्धांतों को देने में अपनाई हैं। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत, प्लेटो के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग में ली हैं। वो पद्धतियाँ हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और है निगमनात्मक पद्धति। अब इन पद्धतियों के आधार पर प्लेटो ने अपने सिद्धांतों की रचना की है। अब कहते किसे हैं ये? द्वंद्वात्मक पद्धति किसे कहते हैं? क्या होती है ये द्वंद्वात्मक? क्या मतलब है द्वंद्वात्मकता का? क्या अर्थ है द्वंद्व का? किसे कहते हैं द्वंद्व? तो द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष, एक दूसरे से संघर्ष करना। क्या कहलाएगा? द्वंद्व कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? द्वंद्वात्मक सिद्धांत हमने पढ़ा था पहले। कब पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में, जब हमने कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा था तब पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो वो भी 2 वस्तुओं में, 2 तत्वों में संघर्ष करवाता है और एक नई चीज़ निकल कर आती है। उसी प्रकार से जो प्लेटो है वो भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। 2 विचारों में जब संघर्ष होता है तो नया विचार निकल कर आता है। उसी प्रकार से तर्क वितर्क के आधार पर जब आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति। तर्क वितर्क के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की पद्धति क्या कहलाएगी? द्वंद्वात्मक पद्धति कहलाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धति की। किसे कहते हैं ऐतिहासिक पद्धति? नाम से ही पता चल रहा है, ऐतिहासिक यानी संधि विच्छेद कीजिए, इतिहास, इतिहास से जुड़ी हुई पद्धति। इतिहास से जुड़ी हुई पद्धति क्या, कैसे जोड़ेंगे इतिहास से? मान लीजिए वर्तमान में हम कोई शोध कर रहे हैं, इतिहास में
उसी से संबंधित, उसी के जैसी कोई घटना घटित हुई है, तो उन दो घटनाओं के बीच में जब हम तुलना करते हैं और तुलना करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक पद्धति। यानी इतिहास के आधार पर जब कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, कोई निर्णय किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। फिर बात आती है निगमनात्मक पद्धति की। किसे कहते हैं निगमनात्मक पद्धति? एक अन्य पद्धति और होती है आगमनात्मक पद्धति। किसे कहते हैं निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति? निगमनात्मक पद्धति, जब व्यक्ति कोई भी शोध करे, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई शोध कर रहा है, ठीक है, तो पहले से ही विचार कर लेता है कि मुझे इस शोध को या कोई जो खोजबीन कर रहा है, इस खोजबीन को करने से मुझे ये निर्णय प्राप्त होगा, मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी। पहले से कल्पना कर ली, पहले से दिमाग में एक बात बैठा ली और उसी के आधार पर उसने अपनी खोजबीन करी और निर्णय पर पहुंचा। वो पद्धति क्या कहलाएगी? निगमनात्मक पद्धति। जो ये निगमनात्मक पद्धति है, आप इसमें पहले कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना को ही साकार रूप देने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहलाती है? निगमनात्मक पद्धति। यानी कल्पनाओं को आप साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो सोचा है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। आगमनात्मक पद्धति किसे कहते हैं? क्या होती है आगमनात्मक पद्धति? कई बार पूछा भी जाता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, किसे कहते हैं? तो आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो शोधार्थी होते हैं, जो विचारक या राजनीतिज्ञ हैं, वो कल्पनाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। जो वास्तविकता में होता है, जो उन्हें दिखाई देता है, जो वास्तविक में है, यथार्थ में है, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। ये क्या कहलाती है? आगमनात्मक पद्धति। यानी कि जो ये आगमनात्मक पद्धति है वो यथार्थता पर आधारित होती है। वास्तविकता पर जो आधारित है वो कौन सी पद्धति है? यथार्थवादी पद्धति, आगमनात्मक पद्धति। और जो कल्पनाओं पर आधारित है वो कौन सी पद्धति है? निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति को प्रयोग में कौन लाते हैं? प्लेटो। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। वो कल्पनाओं को साकार रूप देने की कोशिश करते हैं, जबकि आगमनात्मक पद्धति को प्रयोग में लेने वाले कौन हैं? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? सुकरात। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। और अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो कौन सी पद्धति यूज में लेते हैं? कौन सी पद्धति अपनाते हैं? निगमनात्मक पद्धति। और अरस्तु कौन सी पद्धति अपनाते हैं? आगमनात्मक पद्धति। ये क्लियर है? अब इसके बाद जो प्लेटो हैं, उन्होंने जब ये न्याय का सिद्धांत दिया, हमने बात की थी पहली क्लास में कि जो प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, प्रमुख रचना कौन सी है? रिपब्लिक। उस रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए न्याय को क्या माना था? आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्श राज्य की आधारशिला, आदर्श राज्य की आधारशिला क्या थी? न्याय व्यवस्था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। न्याय का सिद्धांत या न्याय व्यवस्था को आधारशिला कहा है, आधारशिला। और आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ है शिक्षा और साम्यवाद, शिक्षा और साम्यवाद। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया वो किस आधार पर दिया था?
कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऐतिहासिक पद्धति अपनाई उन्होंने, निगमनात्मक पद्धति अपनाई उन्होंने, द्वंद्वात्मक पद्धति उन्होंने अपनाई है। अगर हम ऐतिहासिक पद्धति की बात करते हैं कि प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग कैसे किया, तो जो प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया उससे पहले प्लेटो ने अपने समय के जो प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे उनका अध्ययन किया था। प्लेटो के समय में जो भी न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनका अध्ययन किया और उसके बाद में उनमें जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत को दिया था। अब कौन कौन से न्याय के सिद्धांत प्लेटो के समय में प्रचलित थे वो हम देखते हैं। पहला सिद्धांत था न्याय का परंपरागत सिद्धांत। न्याय का परंपरागत सिद्धांत, ठीक है, जो किसने दिया था? सेफोलस और पोलीमार्कस। सेफोलस और पोलीमार्कस, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? न्याय का परंपरागत सिद्धांत। क्या था इसमें, क्या दिया उन्होंने? परंपरागत सिद्धांत किसे कहा उन्होंने? तो जो ये परंपरावादी थे सेफोलस और पोलीमार्कस, उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए जो किया जाना उचित है वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। ये सिद्धांत किसने दिया? सेफोलस और पोलीमार्कस ने। ये न्याय का कौन सा सिद्धांत है? परंपरागत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत क्या है? इसमें किसने दिया? न्याय का उग्रवादी सिद्धांत दिया थ्रेसीमेकस ने। थ्रेसीमेकस, उग्रवादी सिद्धांत किसने दिया? थ्रेसीमेकस ने। और ये इसमें क्या बोलते हैं? उग्रवादी हैं तो उग्र होंगे ही, ठीक है। तो उग्र कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मतलब होता है इसका? जो शक्तिशाली होगा वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। ये किसने कहा? उग्रवादियों ने। कौन थे? किसने दिया ये सिद्धांत? थ्रेसीमेकस ने। क्या कहा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना शक्तिशाली होगा उसके हिसाब से ही न्याय की स्थापना होगी। तीसरा सिद्धांत है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया ग्लूकोन ने। ग्लूकोन ने दिया कौन सा सिद्धांत? यथार्थवादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं ये जो ये यथार्थवादी हैं या जो ग्लूकोन है वो क्या बोलते हैं कि शक्तिशाली का हित करना ही न्याय है। शक्तिशाली का हित करना ही क्या है? न्याय है। कैसे? जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता रहेगा और उसे उसके लिए दंड भी नहीं दिया जाता है, तो वो उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। और जो दुर्बल व्यक्ति है वो उस कष्ट को सहता रहता है, उसका प्रतिकार नहीं करता है, तो वो उसके लिए एक कष्टदायी स्थिति होगी। ये किसने कहा है? ग्लूकोन ने। ग्लूकोन ने क्या कहा है कि न्याय भय का शिशु है। ग्लूकोन क्या बोलता है? न्याय भय का शिशु है। यानी कि जो डर के रहता है वो तो हमेशा प्रताड़ित ही होता रहता है। जो डरेगा वो हमेशा कष्ट में रहेगा और जो नहीं डरेगा वो अपने की इच्छा के अनुसार कार्य करता रहेगा। ये किसने कहा है? ग्लूकोन ने कहा है। ये तीनों सिद्धांत प्लेटो के समय में प्रचलित थे
तो जो प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया तो उससे पहले उन्होंने इन सिद्धांतों का अध्ययन किया और उसके बाद में अपने सिद्धांत को दिया था। अब इसके बाद प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की ही बात कर रहे हैं हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्लेटो जो राज्य है उसका सूक्ष्म रूप किसे मानता है, उसका सूक्ष्म रूप किसे मानता है, प्लेटो व्यक्ति को, और उसी के आधार पर प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। न्याय के दो रूप कौन से बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत यानी न्याय का व्यक्तिगत रूप, जब एक व्यक्ति में तीनों गुण संतुलित रूप में समन्वित होते हैं तो न्याय की स्थापना होती है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। और जब वही गुण समाज के तीनों वर्गों में समन्वित रूप से होते हैं, श्रेष्ठ रूप में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका सामाजिक रूप कहलाता है। ये था हमारा न्याय का सिद्धांत जिसे प्लेटो आधारशिला कहता है। अब हम आधार स्तंभ की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आधार स्तंभ में सबसे पहले उन्होंने लिया शिक्षा। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, ठीक है, आधार स्तंभ बताया है शिक्षा को, और शिक्षा को वो बहुत ज़्यादा महत्व भी देते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए एक राज्य को एक उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लेटो ने जब ये शिक्षा का सिद्धांत दिया, ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है प्लेटो, तो उन्होंने जब ये शिक्षा का सिद्धांत दिया तो उससे पहले भी प्लेटो ने अपने समय के जो प्रचलित जो सिद्धांत थे, जो राष्ट्र थे या राज्य थे, उनमें जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उनका अध्ययन किया था कि कौन कौन सी शिक्षा पद्धति उस समय प्रचलित थी। उनका अध्ययन करके उनमें जो कमियां थी उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी। कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे, उन्होंने सबसे पहले एथेंस की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। एथेंस की शिक्षा प्रणाली का उन्होंने अध्ययन किया। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी एथेंस में? एथेंस में जो शिक्षा दी जाती थी वो परिवार के द्वारा ही दी जाती थी, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो परिवार थे वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग शिक्षा देते थे, जैसी शिक्षा उन्हें देनी थी वो अपने परिवार के रूप से, अपने पारिवारिक रूप से, अपने समाज के हिसाब से शिक्षा देते थे। लेकिन इसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? जब हम अपने लेवल पर कोई शिक्षा देते हैं, पारिवारिक रूप से जब कोई शिक्षा देते हैं, तो इसमें एक संकुचित रूप आ जाता है। कैसे? जब आप पारिवारिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं, अपनी समाज के हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं, तो आप केवल एक छोटे रूप को ही मानकर चलते हैं, छोटे क्षेत्र के लिए ही सोचते हैं, आप राज्य के लिए नहीं सोचते। तो इस संकुचित रूप के कारण ही जो प्लेटो है उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली जो कमियां थी उनको दूर करने की सोची। उन्होंने जो एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो परिवार के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें केवल वो अपने लिए सोच रहे थे, राज्य के लिए नहीं सोच रहे थे। एक अन्य राष्ट्र था स्पार्टा। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा का क्षेत्र था, उस पर राज्य का नियंत्रण था। जो शिक्षा दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी? राज्यों के द्वारा। लेकिन अब उसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? जो स्पार्टा में जो शिक्षा दी जा रही थी, हालांकि जो स्पार्टा था वो काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र हो गया था, लेकिन कमी थी उसमें। क्या कमी थी? शिक्षा राज्य के द्वारा दी जा रही थी और केवल सैनिक शिक्षा पर ही बल दिया जा रहा था। सैनिक शिक्षा को ही महत्व दिया जा रहा था, मानसिक शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया जा रहा था, शारीरिक शिक्षा को महत्व दे रहे थे। तो इस कमी को दूर करने की प्लेटो ने अपने सिद्धांत में कोशिश
की है। कि अब देखिए एथेंस की जो शिक्षा है वो केवल मानसिक रूप से शिक्षा दे रही है, पारिवारिक रूप से शिक्षा दे रही है, राज्य को महत्व नहीं दे रही है, अपने परिवार को ही महत्व दे रही है। जबकि स्पार्टा की जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा संचालित है और केवल सैनिक शिक्षा को ही महत्व दे रही है, शारीरिक शिक्षा को महत्व दे रही है, मानसिक शिक्षा पर कोई भी बल नहीं दिया जा रहा है। तो इन दोनों शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति या अपना सिद्धांत उन्होंने दिया। जो प्लेटो है जो ये शिक्षा का सिद्धांत देता है, शिक्षा का जो सिद्धांत दिया वो एक काफ़ी लंबी चलने वाली प्रक्रिया उन्होंने दी है। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी प्रकार की शिक्षा प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत में दी है। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो शुरू हो जाती है 6 वर्ष से ही और ख़त्म कब होती है? 50 वर्ष। देखिए कितनी लंबी शिक्षा पद्धति है कि 6 वर्ष से पढ़ना स्टार्ट करेगा और 50 साल तक वो पढ़ता ही रहेगा। जब 50 साल तक वो शिक्षा पद्धति पूरी कर लेता है, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है जब वो 50 साल तक उसे पूरी कर लेता है, उसके बाद ही एक दार्शनिक शासक की स्थापना होती है। कोई भी व्यक्ति एक दार्शनिक शासक कब बनेगा? जब वो ये शिक्षा पद्धति, इस शिक्षा को पूरी कर लेगा। क्या दिया है अब 6 से 50 साल तक क्या पढ़ाता है प्लेटो, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत एक चार्ट बनाते हैं हम प्लेटो की शिक्षा पद्धति का कि प्लेटो ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं, कब कब कौन कौन सी शिक्षा वो देना चाहता है। तो एक चार्ट बनाइए प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा। शिक्षा योजना की रूपरेखा कैसी है रूपरेखा? देखिए प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसे 2 भागों में बांटा है। एक तो है 6 से 20 साल तक की शिक्षा पद्धति और दूसरी है 30 से 35 तक, 21 से 35 वर्ष तक की शिक्षा पद्धति। ये प्राथमिक शिक्षा हो गई और ये हो गई उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। अब जो ये प्राथमिक शिक्षा है इसको भी वो 2 भागों में बांटता है। कब से कब तक? 6 से 18 वर्ष तक। 6 से 18 वर्ष तक और फिर 18 से 20 वर्ष तक। 6 से 18 वर्ष तक वो प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा देता है और फिर उसके बाद में 21 से या 20 से 30 वर्ष तक और फिर आगे 30 से 35 या 31 से 35 हो गया, ये 31 से 35 वर्ष तक। फिर सबसे पहले आता है 6 से 18 वर्ष तक कौन कौन सी शिक्षा वो देना चाहते हैं। तो 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम, कसरत और संगीत की शिक्षा वो देते हैं। 6 से 18 वर्ष तक जो प्लेटो है व्यायाम और कसरत की शिक्षा देते हैं, जो संगीत है उसकी शिक्षा देते हैं। व्यायाम किसके लिए? व्यायाम की शिक्षा क्यों जरूरी है? व्यायाम की शिक्षा देता है प्लेटो शरीर के लिए और संगीत की शिक्षा देता है प्लेटो उसके मानसिक विकास के लिए। तो ये प्लेटो की शिक्षा योजना या प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसकी ये प्रमुख विशेषता है कि जो प्लेटो ने जो शिक्षा दी है उसमें वो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वरूपों पर, दोनों ही रूपों पर विशेष बल देता है, जिससे कि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। 6 से 18 वर्ष में जो प्लेटो है संगीत और व्यायाम की शिक्षा देता है, संगीत और व्यायाम की शिक्षा देता है। अब इसके बाद में जब व्यक्ति
ये शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो वो अगली स्टेप पर आता है 18 से 20 वर्ष तक। 18 से 20 वर्ष में वो देता है सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा, फिर आगे वो देता है सैनिक शिक्षा, ये 2 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा देगा। सैनिक शिक्षा के बाद में जब एक व्यक्ति ये शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो वो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता है। इस उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक वो विज्ञान और तर्क की शिक्षा देता है। विज्ञान और तर्क की शिक्षा देगा 20 से 30 वर्ष तक। इस शिक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा आती है दर्शन शास्त्र की शिक्षा। दर्शन शास्त्र की शिक्षा। अब आप कहेंगे कि ये तो 35 साल तक ही हुई है, जबकि प्लेटो तो 50 साल तक पढ़ाता है। आगे की शिक्षा का क्या हुआ? 35 साल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो प्लेटो है वो ये कहता है कि ये तो सारी स्कूली शिक्षा हो गई, व्यवहारिक भी तो होनी चाहिए। तो 15 साल के लिए प्लेटो उस व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा के लिए कहता है, और जब वो व्यक्ति ये 15 साल की शिक्षा पूर्ण कर लेता है उसके बाद ही वो एक दार्शनिक राजा बन सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे कर